हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो बच्चों हम इसके कुछ टॉपिक्स अपने कर चुके हैं। ये चारों टॉपिक्स हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पे, जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। वैसे तो बच्चों आपने ये वाला टॉपिक हमारे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में भी सीखा होगा। बेसिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लास्ट एक डिफरेंस ये आता है, वहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आता था रीवैल्यूएशन से, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे हमारे पुराने पार्टनर्स के बीच में, उनकी रेशो में। नए पार्टनर का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता था। सेम यहीं पे रहेगा। यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है बच्चों, जब तक रीवैल्यू कर रहे हैं तब तक तो वो उस फर्म में हिस्सा था ना उसका, तो हम उसको भी शेयर देते हैं। मीन्स यहाँ पे हम जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे न्यू पार्टनर को नहीं देते थे, लेकिन उसके जाने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो रहेंगे ना। अभी तक तो रिटायरिंग पार्टनर फर्म का ही हिस्सा था, तो रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होता है या फिर जो भी लॉस होता है वो सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सारा प्रोसीजर हमारा सेम है। कैसे कैसे हमारी मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हम करते थे, जो एग्जांपल्स के थ्रू हमने वहाँ पे सीखा था, सेम आज भी हम इसको हल्का सा देख लेते हैं कि ये कैसे रहेगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, हमने पढ़ा ही था, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें हम उनको ओल्ड वैल्यू पे दिखाते हैं। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है तो उस टाइम पे हम अपनी एसेट्स को और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेते हैं, रीअसेस कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारे एसेट्स के प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है या फिर लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, अब हम उसको उस वैल्यू पे दिखा सके। और इन फ्यूचर जब अब नए पार्टनर्स के साथ, मतलब एक पार्टनर चला जाएगा ना रिटायरमेंट के टाइम पे, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या फिर एक्स्ट्रा लॉस बियर ना करना पड़े, जो रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलता। मीन्स अगर हमारा, मैं कहती हूँ कि रीवैल्यूएशन से पहले 50,000 रुपये का प्रॉफिट था और हम एसेट्स को रीवैल्यू नहीं करते, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। और इनकेस अगर 20,000 रुपये का लॉस है और रीवैल्यूएशन को लॉस को ना डिवाइड करेंगे, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको वो लॉस का हिस्सा नहीं मिलेगा। वो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर को। इसलिए जिसका जो हिस्सा है उसको मिल जाए, हम ये चीज़ करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। क्लियर है? तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, बेसिक सी चीज़ें हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट पॉइंट है, क्या होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। ये आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, आपके 3 नेचर ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। तो जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है बच्चों, वो कैसा अकाउंट कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। और नॉमिनल अकाउंट का एक रूल था जो हमने सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो जो भी उसके रूल्स थे वो इस पर ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे। मीन्स अगर एसेट्स में कुछ लॉस हो रहा है या फिर लाइबिलिटी में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, लेकिन अगर हमारी दूसरी तरफ हमें कोई गेन हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देन थर्ड आता है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एसेट क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, हमें गेन हो रहा है। और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्यों क्रेडिट करते हैं? बिकॉज लायबिलिटी कम हो गई, अब हमें कम पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए फायदे की चीज़ है, वो भी हमारा गेन है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। और इसके रिवर्स को हम डेबिट करते हैं, जो कि है हमारा फोर्थ पॉइंट। ए डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड। अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है बच्चों, किसी भी चीज की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको डेबिट क्यों करेंगे? क्यों? वो हमारे लिए लॉस है किसी भी चीज का कम होना। पहले एक मशीनरी की वैल्यू 1,00,000 रुपए थी, अब उसकी वैल्यू 80,000 रुपए, 20,000 से जो कम हुई है वो हमारे लिए लॉस है ना, तो हम लॉस को क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करते हैं। उसी तरीके से अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, तो वो भी हमारे लिए लॉस है, तो हम उसको भी क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे। क्लियर है? Then fifth point, a profit or loss on revaluation is credited or debited to old partners in their old ratio. Means जो आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? उनकी ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे गेनिंग रेशियो का कोई काम नहीं है।
द लास्ट वन है द एसेट्स और लाइबिलिटीज विल अपीयर एट द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। जब आपने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कर दिया तो जब भी अब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें पुरानी फिगर्स पे नहीं दिखाओगे, जो भी नई वैल्यू आई है हम उस पर अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को दिखाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो अब देख लेते हैं बच्चों हम रीवैल्यूएशन के टाइम पे कौन कौन सी जर्नल एंट्री करते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, कुछ और एक नेक्स्ट पेज पे होंगी। हम इसको विद एग्जांपल भी यहाँ पे एक बार हल्का सा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है फॉर द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हमारी जर्नल एंट्री रहती है बच्चों एसेट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स आपकी एसेट में इंक्रीज हो गया है तो आप एसेट्स को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाली अगर जनरल एंट्री रहेगी, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं कह रही हूँ जो हमारी बिल्डिंग थी बच्चों उसकी वैल्यू हमारी 25,000 से इंक्रीज हो गई। तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कितने से, 25,000 से। और आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डाल दोगे, 25,000। क्लियर है? देन नेक्स्ट आता है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जो हमारी फर्स्ट एंट्री है उसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं कह रही हूँ जो बिल्डिंग है इंक्रीज हुई थी, अब अगर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 से डिक्रीज हो जाती है तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्डिंग अकाउंट 25,000। तो बिल्कुल रिवर्स एंट्री हम कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हुई है बच्चों, डिक्रीज हुई है। क्लियर है? देन थर्ड आता है फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज बढ़ गई है, बेसिकली ये हमारे लिए लॉस है। तो क्या जनरल एंट्री रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो बेसिकली अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कह रही हूँ जो हमारे बिल्स पेबल थे या फिर हमारे ट्रेड पेबल थे बच्चों, वो बढ़ गए हैं 10,000 रुपीज से। तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट by 10,000 रुपीज टू बिल्स पेबल। कितने से बच्चों, 10,000 रुपीज से। क्लियर है? द नेक्स्ट आता है फोर्थ फॉर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। यहाँ पे बोल रहा है भाई अमाउंट डिक्रीज हो गई है लाइबिलिटी की, जो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो मैं कह रही हूँ यही वाली एंट्री मैं कह रही हूँ कि जो हमारे बिल्स पेबल से वो 10,000 रुपये से कम हो गए, हमें फायदा हो गया, हमारी फर्म को वो 10,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। तो इसकी रिवर्स एंट्री हम कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट को हम क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। मीन्स लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? द नेक्स्ट है फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मीन्स जो अभी तक हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी बच्चों, जो एसेट आपके पास अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी, अब आपको वो रिवैल्यूएशन के टाइम पे मिल गई है। तो अब आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। नई एसेट का हमारी फर्म में आना, बेसिकली हमारी एसेट्स का इंक्रीज हो जाना, और इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं कहती हूँ कोई कंप्यूटर था जो हमें नहीं पता था, जो अनरिकॉर्डेड था, अब आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे। कंप्यूटर ऑफ रुपीज़ 10,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। क्लियर? तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं। कुछ और एंट्री देख लेते हैं जो हमारे इस टाइम पे की जाती हैं। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर पे जो हमारी एंट्री है बच्चों, फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अब हम देख लेते हैं अगर हमारी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, मतलब ऐसे किसी की लाइबिलिटी जो हमें देनी थी बट हमें ध्यान नहीं थी, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी। मैं कहती हूँ कि मुझे किसी के 50,000 रुपये देने थे और वो मुझे याद ही नहीं था, मेरी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं था, और अब मुझे वो रिवैल्यूएशन के टाइम पे मिल गया। मीन्स एक लॉस आ गया ना मेरे पास 50,000 रुपये जो मुझे देने हैं। तो आप अब उसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। क्लियर है बच्चों ये वाली? जैसे अगर हम उसको विद एग्जांपल देख लेते हैं तो ये क्या रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू, मैं कहती हूँ कि किसी क्रेडिटर्स को देने थे मुझे, तो टू क्रेडिटर्स 50,000 रुपये। क्लियर है?
देन नेक्स्ट आता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम बच्चों रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करेंगे तो एट लास्ट जब इन सारी एंट्रीज का जब हम ये अकाउंट बनाएंगे जो भी क्रक्स निकलेगा या तो उससे प्रॉफिट आएगा या फिर उससे लॉस आएगा। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को फायदा होने वाला है, लॉस है तो पार्टनर्स को लॉस होने वाला है। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लॉस के टाइम पे करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? प्रॉफिट अगर हो रहा है फर्म को तो पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, और पार्टनर्स को कब फायदा होगा? जब उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर लॉस हो रहा है मीन्स पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है मीन्स उनका बैलेंस कम होने वाला है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। क्लियर है? अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं बच्चों की, जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो दिखता कैसा है जब आप उसको बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब आप यहाँ पे मैंने अभी जनरल एंट्री की थी, अगर मैं उसके फॉर्मेट की बात करती हूँ तो बच्चों हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से बनेगा। देखिए आप अकाउंट को फॉर्म से बनाएंगे, फर्स्टली इस तरफ क्या आ जाएंगे? आपके सारे लॉसेस आ जाएंगे, उस तरफ हमारे सारे प्रॉफिट या फिर गेन आ जाएंगे। इस तरफ आपका क्या हुआ? डिक्रीज इन एसेट्स, लॉस था आपका। सेकंड है टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, वो भी हमारा लॉस है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वो भी हमारा लॉस है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने लिखी इधर। उस तरफ हमने क्या लिखा? डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए प्रॉफिट है। बाय इंक्रीज इन एसेट, वो भी हमारा प्रॉफिट है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई है वो भी हमारा प्रॉफिट। अब ये सारी जनरल एंट्री हमने यहाँ पे देखी है। एट लास्ट जो भी या फिर इस तरफ डेबिट साइड बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। अगर डेबिट साइड हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो रहेगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर हमारा क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो हमारा रहेगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हम इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। ये जरूर याद रखिएगा किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सारे पार्टनर्स में। मैं कहती हूँ ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, यहाँ पे डी है जो वो रिटायर हो रहा है और इसकी रिटायरमेंट के टाइम पे हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो आप ये नहीं करोगे कि जो बाकी के ए बी सी पार्टनर बचे इनके बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नहीं। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनकी जो भी पुरानी रेशो होगी। क्लियर है? तो अब बच्चों जो हमने ये फॉर्मेट देखा था, अब इन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको बना के देख लेते हैं कि जब इन एग्जाम्पल्स पे जनरल एंट्री क्या की जाएगी और फिर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली जो एंट्री ये हमें बोलता है, ये बोलता है जो प्रीमाइसिस है आपकी वो 80,000 की थी और वो अंडर वैल्यू की गई है 20% से। मीन्स जो आपकी 80,000 की प्रीमाइसिस थी आपने उसको 20% कम दिखा रखा है। तो आप इसकी एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 80। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 लाख रुपीज़। तो इसके लिए हमारी क्या जनरल एंट्री रहेगी? तो हमारी जनरल एंट्री रहेगी बच्चों, आपकी जो वैल्यू है प्रीमाइसिस की वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन हमने दिखाई कितनी है? वो 80,000 दिखाई है। तो जो 20,000 है वो हमने कम दिखा रखी है, तो अब हम उसको दिखा देंगे। तो हमारी एंट्री रहेगी बच्चों, प्रीमाइसिस अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज़ से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय 20,000। क्लियर है? देन सेकेंड एंट्री आ जाती है बच्चों हमारी। सेकेंड है स्टॉक ऑफ ₹22,000 इज ओवर वैल्यू बाय 10%। प्रीमाइसिस हमारी अंडर वैल्यू थी, जो स्टॉक है हमारा वो क्या है बच्चों? ओवर वैल्यू किया हुआ है। तो ओवर वैल्यू है मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है, तो उसको आप कम कर दोगे। कितने से? देखो स्टॉक है 22,000 का, तो आप इसकी रियल वैल्यू निकालेंगे कितने से? 1110। तो हमारी रियल वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20,000 रुपीज़। मीन्स जो हमारा स्टॉक है वो 20,000 का होना चाहिए था, हमने दिखा कितने का रखा है? 22,000 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना बन रहा है? 2,000 रुपये। मीन्स 2,000 रुपये हमने ज़्यादा दिखा रखे हैं हमारी बुक्स में, जिसको अब हमें कम करना चाहिए। तो हम इसके लिए जनरल एंट्री करेंगे, ये हमारे लिए लॉस होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय 2,000 रुपीज़ टू स्टॉक। स्टॉक अब हमारा 2,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा। क्लियर है? देन थर्ड आ जाती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज मेड 5% ऑन डेटर्स।
ऑफ ₹6,000। जो हमारे डेटर्स है बच्चों वो आपको गिवन है 6,000 के, उसके ऊपर आपको प्रोविज़न बनाना है। तो जो 6,000 के डेटर्स हैं हमारे 6,000 के, इसके ऊपर आप प्रोविज़न बना दीजिए 5%। तो जब आप प्रोविज़न बनाएंगे तो इट विल बी 300। तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री की जाएगी? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना बेसिकली हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, तो वो हमारे लिए लॉस है। तो आप इसके लिए जनरल एंट्री करेंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कितने से? 300 से, और यहाँ पे भी आपका 300। डन। देन नेक्स्ट हमारी आ जाती है बच्चों 4 जनरल एंट्री है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। मीन्स कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 10,000 के, जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थे, तो अब हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हमने देखी थी अनरिकॉर्डेड की क्या जनरल एंट्री रहेगी बच्चों, बेसिकली डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। इसके लिए कुछ निकालना तो है ही नहीं, जैसे अभी तक हमने वैल्यू निकाली थी। क्रेडिटर्स क्या है बच्चों हमारे लिए? बेसिकली हमारी एक लाइबिलिटी है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय 10,000 रुपीज़ टू क्रेडिटर्स बाय 10,000 रुपीज़। क्लियर है? द नेक्स्ट आ जाता है हमारा मशीनरी ऑफ ₹1,50,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। हमारी जो मशीनरी है बच्चों 1,50,000 की, उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है 5% से। तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन कलेक्ट कर लीजिए, उतनी ही वैल्यू से जो हमारी मशीनरी है वो कम हो जाएगी। तो ये कितना आएगा? इट विल बी 7,500। तो इसके लिए हम क्या जनरल एंट्री करेंगे बच्चों? ये भी हमारे लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो हमारा रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है? मशीनरी की, टू मशीनरी। कितने से बच्चों? 7,500 से। क्लियर है? देन नेक्स्ट हमारी 6 जनरल एंट्री है, बेसिकली वो बिल्कुल सिंपल है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 50,000 इज शेयर्ड बिटवीन 2 पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, अब एक बार हम इन 2 जनरल एंट्री को बाद में करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो हमारी ये वाली जनरल एंट्रीज हमने की है, अब इससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इधर हमारी सारे लॉसेस, इधर उनकी अमाउंट्स, इधर भी हमारे सारे प्रॉफिट्स, लास्ट में उनकी अमाउंट। ठीक है, तो इधर हमारे आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, इधर हम लिखेंगे अमाउंट, इधर भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इधर हम लिखेंगे अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ये हमारी डेबिट साइड होती है। क्लियर है? अब ये जो हमने 5 एंट्री की है, इसके बेस पे हम बना के देख लेते हैं। फर्स्ट थी हमारी प्रीमाइसिस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है इस तरफ बाय प्रीमाइसिस। कितने से था बच्चों? 20,000 रुपीज से था। द नेक्स्ट थी हमारी रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो टू स्टॉक अकाउंट। कितने से बच्चों? 2,000 रुपीज से। देन थर्ड थी हमारी रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने से बच्चों? 300 रुपीज़ से। द नेक्स्ट ही हमारा अनरिकॉर्डेड जो क्रेडिटर्स थे 10,000 के, तो टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़। देन लास्ट वन थी हमारी रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू हमारी डेप्रिशिएट हुई थी, तो टू मशीनरी कितने से बच्चों? 7,500 से। अब हम इनको प्लस करेंगे तो देखेंगे कौन सी साइड हमारी ज़्यादा है, कौन सी साइड हमारी कम है। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे ना बच्चों, मैं वैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, हम लिखेंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ प्लस जब इसका आएगा बच्चों, तो इसका जो प्लस आएगा वो आएगा 19,800। कितना आएगा? 19,800। ठीक है, और इस तरफ कितना है? 20,000। तो बेसिकली हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी इस तरफ, और इस तरफ जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या होती है बच्चों? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा? 200। तो ये हमारा हो गया बैलेंस पूरा 20,000 रुपीज़, और इधर भी हमारा 20,000 रुपीज़। अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती तो वो लॉस हो जाता, अब इस तरफ आई है तो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में हमारे सारे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है,
ये था हमारा बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं एक बार जो हमने ये जो लास्ट की 2 एंट्री मैंने छोड़ी थी, इन पांचों के बेसिस पे हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है। ये लास्ट वाली अब मैं बस प्रॉफिट और लॉस की जनरल एंट्री आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे होती है। तो देखिए जो 6 जनरल एंट्री थी वो थी हमारी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 50,000 इज शेयर्ड बिटवीन 2 पार्टनर्स इक्वली। कोई भी 2 पार्टनर्स में कहती हूँ ए और बी थे, उन दोनों के बीच में 50,000 का जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या जनरल एंट्री रहेगी बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है? 50,000 का। तो जब आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दोनों पार्टनर को कितना मिलेगा बच्चों? 25,000 ईच। तो जनरल एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 25,000। क्लियर है? ये हो गई हमारी प्रॉफिट की एंट्री। लॉस की एंट्री इससे रिवर्स होगी, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट वाली 7th एंट्री यही, हम इसको भी करके देख लेते हैं। 7th, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 30,000 इज शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स इन 3:2। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों? 3:2 में। तो यहाँ पे भी हम मान लेते कि ए पार्टनर था, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, बी पार्टनर था, उसका अकाउंट भी आप डेबिट कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है बच्चों? 30,000 का। इस 30,000 को जब आप 3:2 में शेयर करोगे तो आपका ये आएगा बच्चों 18,000 और यहाँ पे आपका 12,000। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट की एंट्री, इस तरीके से करते हैं, और लॉस की एंट्री इस तरीके से की जाती है। तो ये था बच्चों हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने किस तरीके से जनरल एंट्री करते हैं, कैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री भी मैंने आपको करके दिखा दी है। बड़ा ही इजी है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में तो हमने पढ़ा ही था, यहाँ पे भी हमने इसको हल्का सा पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाने हैं। ये है बच्चों इससे रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पढ़ना है, पूरा टॉपिक समझना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके देखना है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी बड़े इजीली कर पाएंगे। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम देख लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन में आपको लास्ट लेक्चर में जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनके क्या आंसर थे बच्चों। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों वो था PQ and R are partners sharing profits and losses equally. R retires and goodwill is appearing in the books at rupees 30,000 and goodwill of the firm is valued at 1500 means 1,50,000. Calculate the net amount to be credited to R's capital account for adjustment of goodwill. नीचे 4 ऑप्शंस थे। तो बच्चों आपको एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी थी और नई गुडविल भी दे रखी थी जो आपने रीवैल्यू की थी। तो आपको क्या करना था, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना था और जो नई वाली गुडविल थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो के थ्रू। तो जब भी आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो नेट इफेक्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, जो हमारा आर है उसका जो अमाउंट है, जो उसका अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा बाय 40,000। मैंने नीचे आपको सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। देख लेते अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था बच्चों हमारा थ्योरी क्वेश्चन। On our retirement, the amount payable to him after all adjustments worked out to be 60,000. But remaining partners P and Q agreed to pay him 75,000 in full settlement of his claim. Identify the term which represents 15,000 extra paid to R. वही अब बनता कितना था, 60,000 देना, दे कितना रहे हैं बच्चों 75,000। तो पूछ रहे वो जो एक्स्ट्रा 15,000 है वो क्या है, हमने कल देखा था ये क्या था बच्चों, आपकी हिडन गुडविल थी। क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे लास्ट सेशन के दोनों क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे अपने आज के रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।